हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड इज़ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल अचीवर्स एम। आशा है आप लोग सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, जो कि रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में है और ये सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन जो होता है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ कि रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग ब्रीदिंग रेट पढ़ते हैं और ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जो सभी ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसमें हम, और इसमें क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ये क्लास 7th का है और चैप्टर 10 है। तो चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में कि इट इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, यानी ये मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है और ये सभी ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। ATP produced by breakdown of glucose which is further used by cells to perform various functions, यानी ATP जो होता है, ATP का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ATP प्रोड्यूस्ड होती है जब ग्लूकोज टूटता है, यानी ग्लूकोज के टूटने से ATP का यहाँ पे निर्माण होता है जो हमारे वेरियस फंक्शंस में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हमारे बॉडी में काम करते हैं सारी चीज़ें। फिर आता है एवरी लिविंग स्पीशीज फ्रॉम अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म टू डोमिनेंट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म रेस्पिरेशन, यानी इसमें ये बताया गया है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अमीवा, पैरामीशियम, तो ये सब क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। तो सिंगल सेल जो ऑर्गेनिजम्स में वो मतलब यानी सिंगल सेल जो है वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है, यानी परफॉर्म रेस्पिरेशन भी करती है वहाँ पे। ठीक है, और जो हम लोग होते हैं ह्यूमंस में जो क्या होता है कि लिविंग स्पीशीज़, ह्यूमन लिविंग स्पीशीज़ है, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सेल्स जो है वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें वो सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो इसमें ये बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक वन है इज एरोबिक एंड सेकंड इज एनारोबिक। तो एरोबिक से पता ही चल रहा है कि एरोबिक जो होता है ये एक सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी और ऑक्सीजन प्रेजेंट हमारे एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो एरोबिक जो रेस्पिरेशन होगा वो हमारे एनिमल और प्लांट्स में होता है, जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और इसमें ऑक्सीजन क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होती है एनारोबिक में। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा ATP का निर्माण होगा, यानी हमारा CO2 बनेगा प्लस H2O प्लस एनर्जी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन तो है नहीं, तो यहाँ पे जब ग्लूकोज जब यहाँ पे टूटता है तो वो अल्कोहल में और CO2 प्लस ATP का निर्माण करेगा, यानी यहाँ पे अल्कोहल बनेगा और CO2 बनता है। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ वाटर बनता है, CO2 बनेगा, एनर्जी बनेगी। ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C6H12O6। ठीक है, तो इससे तो हमारा ये वाली प्रोसेस बनती है। ठीक है, और इसमें क्या बनेगा, इसका जो फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो इससे जो हमारा क्या बनेगा, अल्कोहल, यानी C2H5OH, ये हमारा बनता है यहाँ पे अल्कोहल प्लस CO2। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी एनारोबिक में। अच्छा ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि गैसेस एक्सचेंज जो होता है। तो गैसेस एक्सचेंज में क्या होगा कि यहाँ पे जो एरोबिक में है, ये एरोबिक वाला चल रहा है, तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज तो होती हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान। तो गैसेस एक्सचेंज तो रेस्पिरेशन के दौरान होंगी, यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। ये प्रोसेस जो चलती है हमारी एरोबिक, वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये हमारा साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, बट जो एनारोबिक होती है ये हमारी ओनली इन साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी ओनली साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और जो केवल साइटोप्लाज्म में होगा वो होगा हमारा एनारोबिक, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारा किस में होगा, ओनली साइटोप्लाज्म में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑल हायर ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं जैसे कि मैमल्स, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो सभी हायर ऑर्गेनिजम्स में होती हैं
और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो हमारे होते हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया होगा, ईस्ट हो गए। तो बैक्टीरिया और ईस्ट, एक तो ये लोअर ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं, दूसरा इसमें ऑक्सीजन क्या होगी, एब्सेंट होंगे तो एनारोबिक हो गए। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना इस तरीके से। दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जैसे कि ये जो हैवी एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है। यानी जैसे हैवी एक्टिविटीज़, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग की बात करें कि हम लोग अगर ज़्यादा एक्टिविटी हैवी वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे मसल्स क्रैम्प होने लगते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारे मसल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है हमारे मसल्स में। वहाँ पे भी क्या होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा हैवी एक्टिविटीज़ के दौरान। ठीक है, तो मसल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना कि कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में तो होता ही होता है, साथ में कुछ ऐसे अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हैवी एक्टिविटीज़ के दौरान भी एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। ह्यूमन में लैक्टिक एसिड बनता है जब हम हैवी वर्कआउट करते हैं, वहाँ पे लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। हम इसके आगे पढ़ेंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि अवर मसल्स ड्यूरिंग विगोरस एक्सरसाइजेज अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन where lactic acid produced as the waste byproduct instead of CO2। यानी यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि हमारे मसल्स में जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, यानी ऑक्सीजन की वहाँ पे कमी हो जाती है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड हमारा मसल्स में बनता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज हमारा टूटता है तो लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड जो है ये मसल्स में बनता है, बट ये टूटता कहाँ पर है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि लैक्टिक एसिड हमारा टूटता है, वो टूटता है हमारा लीवर में। तो लीवर में जब टूटेगा तो हमारा बनता है CO2 + H2O। ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि लैक्टिक एसिड हमारा मसल्स में बनता है, बट टूटता कहाँ पर है, ये लीवर में टूटता है। और क्या बनाता है टूटकर, CO2 + H2O बनाएगा। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ हमारी लैक्टिक एसिड के बारे में हो गई। हमारी मसल्स क्रैम्प्स जो होते हैं वो क्या होता है, हमारा लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसके आगे फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन अब देखिए क्या होता है। फर्मेंटेशन हमारा एक एनारोबिक प्रोसेस होता है। फर्मेंटेशन हमारा एक एनारोबिक प्रोसेस हो जाता है जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज्ड होती है ग्लूकोज से। तो एनर्जी कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज इवन इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। यानी यहाँ पे एनर्जी रिलीज्ड हो गई ग्लूकोज से, अगर लेकिन वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है। तो ऑक्सीजन वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज हो जाती है वहाँ पे ग्लूकोज से। और ये एक एनारोबिक प्रोसेस है। तो एनारोबिक प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या होगी, एब्सेंट ही होगी। ठीक है, अब है कि इट अकर्स इन, ये फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है वो कहाँ पे पाई जाती है, ईस्ट सेल्स में एंड बैक्टीरिया में, और एंड ऑल्सो इन द मसल्स ऑफ एनिमल्स जिसमें ग्लूकोज टूटता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि जो फर्मेंटेशन है ये एक एनारोबिक प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी का रिलीज्ड होना ग्लूकोज से, और ऑक्सीजन जो है वहाँ अवेलेबल नहीं होती है, और ईस्ट सेल्स और बैक्टीरिया में ये पाया जाता है ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। और साथ ही साथ किसमें होता है कि जिसमें ग्लूकोज टूटने की प्रोसेस होती है। तो ऐसे जिसमें ग्लूकोज के टूटने की प्रोसेस जहाँ पर होती है वहाँ पे भी क्या होती है, ये वहाँ पे भी क्या होता है, ये एनारोबिक प्रोसेस चलता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि एनारोबिक प्रोसेस हमारा ग्लूकोज के टूटने से एनिमल्स के मसल्स में होती है। ठीक है, जैसे कि लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड में और एनारोबिक प्रोसेस वहाँ पे होगी जहाँ ग्लूकोज टूटेगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब यहाँ पे कुछ प्रोसेस है कि फर्मेंटेशन से हमारी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो जैसे कि अगर मैं देखूँ मैं आपको बताऊं कि फर्मेंटेशन हमारे 3 टाइप्स में बताया गया है कि फर्मेंटेशन एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहल फर्मेंटेशन, और तीसरा जो होता है वो है एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि पेनफुल मसल्स में होता है ये। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड का कहाँ होता है निर्माण, पेनफुल मसल्स में होता है। जैसे स्टार्च और शुगर वो कन्वर्ट कर देती हैं लैक्टिक एसिड को। ठीक है, बाय ईस्ट स्ट्रेन एंड बैक्टीरिया के द्वारा, जहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, एंड पेनफुल मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है अल्कोहल फर्मेंटेशन। तो अल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जहाँ पे वाइन और बियर बनती है।
ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होता है, जो मैंने एक आपको शॉर्ट्स में एक ग्लाइकोलिसिस पढ़ाया था, वहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोज टूटता है। तो जब ग्लूकोज टूटेगा तो वहाँ पे क्या बनता है कि जैसे कि वहाँ पे एक पायरूवेट प्रोसेस होती है, अभी मैं इसके आगे पढ़ाऊंगी उसमें, कि पायरूवेट प्रोसेस में जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो होता है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस के टूटने पर अल्कोहल एंड CO2 बनता है। तो अल्कोहल एंड CO2 जब बनेगा तो वो कहाँ बनता है, हमारा वाइन और बियर में, तो वहाँ पे अल्कोहल फर्मेंटेशन कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारे यहाँ पे आता है एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। तो एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन में हम क्या बताएंगे कि यहाँ पे स्टार्च और शुगर प्रेजेंट होते हैं हमारे ग्रेन्स एंड फ्रूट्स में। ठीक है। तो जब ग्रेन्स और फ्रूट्स में स्टार्च और शुगर प्रेजेंट होंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे फर्मेंट हो जाती हैं वो हमारे विनेगर में। ठीक है। और हमारा क्या बनता है यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर। फॉर एग्जांपल बताया गया है कि एप्पल साइडर विनेगर हमारा एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन कहलाता है यहाँ पे, कि स्टार्च और शुगर जो फ्रूट्स में या ग्रेन्स में जो प्रेजेंट होंगे तो उससे हमारा क्या बनेगा, एक एप्पल साइडर विनेगर बनता है। मतलब विनेगर तो और भी बनती हैं, बट क्या एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि एप्पल साइडर विनेगर हम यहाँ पे एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन बोल सकते हैं कि हमारा क्या बनता है। एप्पल साइडर विनेगर कौन सा फर्मेंटेशन होता है, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन होता है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें एक फर्मेंटेशन प्रोसेस हैं। ठीक है। तो अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। यानी अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रेस्पिरेशन के फेज बताने कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि रेस्पिरेशन जो है हमारा पाया जाता है किसमें, साइटोसोल एंड अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारी कौन सी होंगी, जो प्लांट सेल्स होती हैं। तो प्लांट सेल्स में जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ पाया जाएगा, हमारा साइटोसोल में, और एंड अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर। इसका एक प्रोकैरियोटिक सेल्स का आप लोग डायग्राम देखना, उसमें क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब उसके ना सराउंड घिरी हुई होती है, इस तरीके से होती है, मतलब थोड़ा सर्कल के आधार पर। ठीक है। और वहाँ पे क्या होती है, साइटोसोल। तो रेस्पिरेशन जो है कहाँ पे पाया जाएगा, साइटोसोल में पाया जाएगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि साइटोसोल एंड अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ऑप्शन में आ सकता है। दूसरी चीज़ हम यूकैरियोटिक सेल्स हमारी क्या होती है, जो एनिमल सेल्स होती हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल हमारा एनिमल सेल हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारा प्लांट सेल्स हो गया। अब इसमें जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस बताई गई है वो 3 टाइप्स में होती है। एक तो होती है ग्लाइकोलिसिस, दूसरी होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, एंड जो थर्ड होती है वो होती है हमारी क्रेब साइकिल, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, और उसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का एक अपना DNA होता है। ये भी आप चीज़ ध्यान में रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का एक DNA होता है, और उसको पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी कहते हैं। ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस 3 टाइप्स में होती हैं, ग्लाइकोलिसिस हो गया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो गया, और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल का मैंने थोड़ा सा एक क्लिक इसमें जो है इसमें मैंने क्लिक जो है पोस्ट किया था, तो आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप लोग उसको देखना। तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस जो होती है, तो ग्लाइकोलिसिस को ही हम क्रेब साइकिल कहते हैं। ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस को हम क्रेब साइकिल ही कहते हैं, बट क्या होता है, क्रेब साइकिल नहीं कहते, सॉरी। ग्लाइकोलिसिस जो होती है एक एरोबिक प्रोसेस होती है, और जो क्रेब साइकिल होती है वो एक एनारोबिक प्रोसेस होती है। ठीक है। तो इन दोनों की मैंने साथ में एक वीडियो बनाई थी, तो आप लोग प्लीज़ उसको देखना। खाली एक शॉर्ट में मैंने डायग्राम लगाया था उसका। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे यहाँ पे फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। यानी अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रेस्पिरेशन के फेज बताने कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि रेस्पिरेशन जो है हमारा पाया जाता है किसमें, साइटोसोल एंड अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारी कौन सी होंगी, जो प्लांट सेल्स होती हैं। तो प्लांट सेल्स में जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ पाया जाएगा, हमारा साइटोसोल में, और एंड अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर
इसका एक प्रोकैरियोटिक सेल्स का आप लोग डायग्राम देखना, उसमें क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब उसके ना सराउंड घिरी हुई होती है, इस तरीके से होती है, मतलब थोड़ा सर्कल के आधार पर, ठीक है। और वहाँ पे क्या होती है, साइटोसोल। तो रेस्पिरेशन जो है कहाँ पे पाया जाएगा, साइटोसोल में पाया जाएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि साइटोसोल एंड अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ऑप्शन में आ सकता है। दूसरी चीज़ हम यूकैरियोटिक सेल्स हमारी क्या होती है, जो एनिमल सेल्स होती हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल हमारा एनिमल सेल हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारा प्लांट सेल्स हो गया। अब इसमें जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस बताई गई है वो 3 टाइप्स में होती है। एक तो होती है ग्लाइकोलिसिस, दूसरी होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, एंड जो थर्ड होती है वो होती है हमारी क्रेब साइकिल, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और उसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का एक अपना डीएनए होता है, ये भी आप चीज़ ध्यान में रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का एक डीएनए होता है और उसको पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस 3 टाइप्स में होती हैं, ग्लाइकोलिसिस हो गया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो गया और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा क्रेब साइकिल। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज खाली टूटेगा। तो ग्लूकोज जब टूटता है तो हमने क्या बताया था कि ग्लूकोज के जैसे कि ये वाली प्रोसेस मैंने बताई थी यहाँ पे, जैसे ग्लाइकोलिसिस है तो ग्लाइकोलिसिस में मैंने क्या बताया था कि ग्लाइकोलिसिस जब टूटता है तो हमारा ग्लूकोज बनता है। ग्लाइकोलिसिस है तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज जब टूटा तो क्या बना, पायरूवेट बना और एनर्जी बनी। तो ग्लूकोज जब टूटता है तो पायरूवेट प्लस एनर्जी बनती है, ठीक है, जिससे क्या बनते हैं हमारे 2 ATP बनते हैं, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो 2 बनते हैं। यानी यहाँ पे क्या बनते हैं, पायरूविक एसिड बन जाता है। यहाँ पे ग्लूकोज के टूटने से पायरूवेट प्लस एनर्जी, तो हम कह सकते हैं पायरूविक एसिड के 2 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं यहाँ पे। ये एक कैसी होती है, एनारोबिक प्रोसेस होती है। हाँ, ये एक एनारोबिक प्रोसेस होती है। मैंने पहले शायद एरोबिक बोला था, एरोबिक ये नहीं होती है, ये एक एनारोबिक होती है, ठीक है। तो एनारोबिक होती है यानी यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ये रेस्पिरेशन की ही प्रोसेस होती है। तो एक तो ग्लाइकोलिसिस होती है, क्रेब साइकिल हो जाती है, ठीक है, ये एक एरोबिक प्रोसेस होती है। और जो थर्ड नंबर की होती है वो होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 ATP मॉलिक्यूल, ग्लूकोज टूटा, पायरूवेट प्लस एनर्जी बनती है, यानी हम कह सकते हैं पायरूविक एसिड के 2 ATP मॉलिक्यूल बन जाते हैं यहाँ पे, और ये एक एनारोबिक प्रोसेस होती है। अगर हम इसके आगे पढ़ें, क्रेब साइकिल यानी ग्लाइकोलिसिस के बाद यहाँ पे क्या बनता है, क्रेब साइकिल, ये पूरी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये प्रोसेस जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रेब साइकिल होती है। क्रेब साइकिल यहाँ पे क्या होता है कि क्रेब साइकिल ये CO2 को बाहर निकालती है, ठीक है। केमिकल एनर्जी की प्रोसेस चलेगी यहाँ पे, और ये है यहाँ पे ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम यहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको ऑक्सीजन मिलती है और ये यहाँ पे वाटर को निकालता है, ठीक है। तो इसने ऑक्सीजन को यूज़ किया और इसने क्या दिया, वाटर को। इसने इसके ये क्या चीज़ होती है, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया की होती है। एक डायग्राम मैंने शॉर्ट में बना दिया है, ठीक है। तो इसने वाटर को निकाला जिससे कि हमारे कितने 36 ATP बन जाते हैं, यहाँ पे 36 ATP बन जाते हैं। तो ये क्या होती है, पूरी रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं ये लोग एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन ने लिया ETS में और ETS ने क्या करा, H2O को बाहर निकाला, जिससे हमारे 36 ATP का निर्माण हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो नेट ATP हमारे 36 बनते हैं, और जो टोटल ATP अगर बात करें तो टोटल ATP हमारे कितने बनते हैं, 38 बनते हैं। तो वो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस जो होती है ये एक एनारोबिक प्रोसेस होती है, ठीक है। और ये जो होती है क्रेब साइकिल, ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगी क्रेब साइकिल जो होती है, ठीक है। और ये जो ग्लाइकोलिसिस होती है ये होती है हमारी साइटोप्लाज्म में। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना। और रेस्पिरेशन, प्रोकैरियोटिक सेल में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वो होती है साइटोसोल में एंड अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब हम इसके आगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पढ़ते हैं।
ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में देखिए क्या होता है कि ये एक डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, डायग्राम है ये, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। ये है यहाँ पे एच आयन। अब यहाँ पे क्या होता है कि एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है इसमें एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH और FADH2 to oxygen by a series of electron carriers. It occurs in the mitochondria. यानी यहाँ पे पूरा ATP मॉलिक्यूल्स है। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ADP प्लस PI का मतलब होता है यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ADP में जब PI को हमने ऐड किया तो हमारा क्या बनेगा, ATP बन जाएगा। ये है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और ये जो आपको दिख रही है इस तरीके से, ये क्या होती है, फर्स्ट नंबर यानी जो एच आइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रोसेस आपको दिख रही है ये एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। और जो इधर वाली दिख रही है राइट हैंड में वो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस और ये वाली जो होती है ये होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और एडीपी में जब हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करते हैं तो हमारा एटीपी का निर्माण हो जाता है। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कीमियो ऑस्मोसिस। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कीमियो ऑस्मोसिस, जहाँ पे एटीपी का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एटीपी फॉर्मेशन को हम और किस नेम से जानते हैं, तो वो वहाँ पे कई सारे ऑप्शन होंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि कीमियो ऑस्मोसिस एटीपी का फॉर्मेशन होता है और इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत छोटी छोटी माइन्यूट पॉइंट्स होती हैं जो पता नहीं चल पाती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये पॉइंट्स जो हैं लेके आई हूँ। और ये जो कोई हैवी पॉइंट्स नहीं है, ये इंपॉर्टेंट ही पॉइंट्स हैं। और ये हर मतलब NCERT में दिए रखे हैं पूरे, क्योंकि 6 to 8 तक तो हम पढ़ते हैं। और लेकिन इसका जो लेवल अप जो जा रहा है वो अप हो रहा है लेवल, यानी हम 10th तक इसको लेके चलेंगे कि 10th तक की इसकी जो नॉलेज है वो हम लेके चलेंगे यहाँ पे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग पढ़ना ज़रूर इन चीज़ों को। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या कहेंगे, कीमियो ऑस्मोसिस कहते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ETS का जो होता है, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ये चीज़ ध्यान में रखना कि ETS प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस। तो छोटे छोटे पॉइंट हैं जो पता होने चाहिए कि एक्सर्गोनिक प्रोसेस हमारा ETS होता है। ATP सिंथेसिस की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडरगोनिक प्रोसेस, यानी इसी का उल्टा। एक्सर से पता चल रहा होगा कि एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एंडरगोनिक यानी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो ATP सिंथेसिस में जहाँ ATP का संश्लेषण होता है उसको हम एंडरगोनिक प्रोसेस कहते हैं। और जहाँ पे ETS की बात आए, है ना, जहाँ पे ETS की प्रोसेस होगी वहाँ पे कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, एक्सर्गोनिक प्रोसेस होगी, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगी, एक्सर्गोनिक प्रोसेस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर क्या होता है कि एज ए रिजल्ट एनर्जी विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन to ATP synthesized by the movement of protein. It is known as chemiosmosis. ये कीमियोऑस्मोसिस के बारे में बताया गया है। तो सिंपल सी जाहिर सी बात ये है कि कीमियोऑस्मोसिस जहाँ पे ADP में जब हम ऐड करते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी जब ADP में हमने ऐड किया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो हमारा क्या बनता है, यहाँ पे ATP बन जाता है। यानी ATP का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा वहाँ पे ADP से। तो ADP से ATP का निर्माण, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कीमियोऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, कीमियोऑस्मोसिस कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसमिट होती है ETS से। यानी जब ये वाली प्रोसेस चल रही है तो यहाँ पे क्या होता है, एक ETS है जो कि चेन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम होती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, चेन टाइप की होती है। जो ETS होती है ना, ये क्या होती है, चेन टाइप की होती है। तो चेन टाइप की होती है जो क्या करती है, ATP का निर्माण करती है। जब ATP का निर्माण करेगी तो किसके द्वारा करेगी, प्रोटीन के द्वारा करती है ATP का निर्माण। तो इसी प्रोसेस को हम कीमियोऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, ETS क्या वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रोसेस को हम कीमियोऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये सारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस थे। फिर सिट्रिक एसिड साइकिल, यानी इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं इसको। ठीक है, और क्रैब साइकिल भी कहती हैं। ये क्या होती है, एक एरोबिक प्रोसेस होती है।
जो कि अभी मैंने आपको बताया था ग्लाइकोलिसिस के साथ पढ़ाया था अभी मैंने। तो ये क्या होती है, एरोबिक प्रोसेस होती है। इसमें जो नेट एटीपी होती हैं वो कितनी बनती हैं, 36 एटीपी बनती हैं इसमें नेट एटीपी। और ग्लाइकोलिसिस में जो बनती हैं वो कितनी बनती हैं, हमारे 2 एटीपी बनती हैं। यानी अगर हम बात करें कि टोटल एटीपी जो हमारे बनेंगे वो कितने बनेंगे, 38 एटीपी बनते हैं। ये एरोबिक प्रोसेस होती, एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। और जो ग्लाइकोलिसिस होती है ये होती है एनारोबिक, ये होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। जो क्रेब्स साइकिल होती है ये जो होती है हमारी साइटोप्लाज्म में होती है। बस तो इतनी सी बात है जो कि आप ध्यान में रखना। क्रेब साइकिल में, क्रेब साइकिल के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे ईटीएस भी होता है। यानी क्रेब साइकिल के साथ यहाँ पे क्या होता है, ईटीएस भी होता है। ठीक है, तो क्रेब साइकिल तो CO2 को दे देती है, CO2 को बाहर निकालती है। ईटीएस में क्या होता है कि ऑक्सीजन इसको मिलती है केमिकल एनर्जी के थ्रू, और ये H2O को बाहर निकालता है। H2 को क्या करता है, बाहर निकालता है H2O को, और क्या करता है, इसके 36 ATP का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे वैसे तो ये पूछा जाता है कि टोटल जो ATP होता है एरोबिक एनारोबिक में, जो टोटल ATP होती है वो कितने बनती हैं, 38 ATP। क्रेब साइकिल में कितनी ATP बनती है, 36 ATP। ग्लाइकोलिसिस में कितनी ATP बनती हैं, 2 ATP। ग्लाइकोलिसिस में हमारे 2 ATP बनती हैं। टोटल ATP 38 ATP बनती है, क्रेब साइकिल में 36 ATP बनती हैं। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं, और क्रेब साइकिल के नाम से भी जानते हैं। और 3C साइकिल है, 3C ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जो मैं बोलती हूँ ना, 3C साइकिल, इसको इसके नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक की वीडियो अब यहीं तक रहने देती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे हम पढ़ेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और रेस्पिरेशन के बारे में अभी पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर अभी नहीं फिनिश हुआ है, तो यहाँ पे तक हमारा पार्ट 1 तक हम यहीं तक रहने देते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, और अपना एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहना। थैंक यू।